मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पृष्ठ रसायन जो कक्षा 12 के बच्चों के लिए उनके सिलेबस में है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये सरफेस केमिस्ट्री है क्या, सरफेस केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में आइए जानते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे पृष्ठ रसायन। क्या कहेंगे? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, अब यहाँ देखें शब्द जुड़ा है रसायन, इसका मतलब ये हो गया कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस के सतह या पृष्ठ की प्रकृति कैसी होगी या उस पर होने वाले भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन होगा, तो उसे पृष्ठ रसायन की संज्ञा या पृष्ठ रसायन कहा जा सकता है। देखें, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, तो इस ठोस के पृष्ठ या सतह पर, पृष्ठ या सतह की प्रकृति कैसी होती है, या मान सकते हैं इस पर भौतिक कौन कौन से भौतिक व रासायनिक प्रक्रम किए जा सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। ठोस के जो पृष्ठ है या इसकी जो सतह है, इस सतह की प्रकृति क्या होगी, इस पर कौन कौन से भौतिक परिवर्तन, कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पृष्ठ रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ रसायन। फिर से एक बार देख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस के सतह या पृष्ठ की प्रकृति तथा उस पर भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान की इसी शाखा को पृष्ठ रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठ रसायन। ये पृष्ठ रसायन है, तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम प्रायः जो है 3 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। 3 टॉपिक का अध्ययन। इसमें सबसे पहले आता है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट और कैटालिसिस, कैटालिसिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है कोलॉइडल स्टेट, कोलॉइडल स्टेट, और एक तीसरा है वो है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। ये हो गया कोलॉइडल स्टेट और ये हो गया एडजॉर्प्शन। कैटालिस्ट और कैटालिसिस क्या होते हैं, कोलॉइडल स्टेट क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, इन सारे टॉपिकों का अध्ययन हम प्रायः पृष्ठ रसायन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि पृष्ठ रसायन क्या है, किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस पदार्थ के सतह या पृष्ठ की प्रकृति तथा उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैटालिस्ट, कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटालिसिस ये क्या चीज है? इसको हिंदी में कहेंगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, उत्प्रेरण, ये 2 शब्द। ये है क्या? उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है? आइए पृष्ठ रसायन में ये पहला टॉपिक देख लेते हैं। उत्प्रेरक वास्तव में सन 1836 में, सन 1836 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, बर्जीलियस, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, उत्प्रेरण शब्द का। उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1836 में बर्जीलियस साहब ने किया था। किसने किया था? बर्जीलियस ने। ये है क्या? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे पदार्थ, एक ऐसे पदार्थ जो बिना अपघटित हुए, जो बिना अपघटित हुए किसी भी अभिक्रिया के दर को
प्रभावित कर देते हैं। अपक्रिया का दर का मतलब अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की गति, यानी कोई भी अपक्रिया कितनी तेजी से चल रही है, कोई भी अपक्रिया कितनी तेजी से चल रही है, उसकी इसी चाल को, इसी वेग को अगर कोई पदार्थ बिना अपघटित हुए उसको घटा दे, उसकी चाल को, या बढ़ा दे, दोनों बातें हैं, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा गया। फिर से बात देख लीजिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। और ऐसी जो घटना उत्पन्न होती है, ऐसी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। एक उदाहरण देख लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहां मॉलिब्डेनम लगा दिया, 2NH3 का निर्माण कर लेते हैं। अब देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों अभिकारक हो गए, ये हमारा उत्पाद हो गया, और यहाँ एरो के ऊपर Fe शब्द लिखा है, आयरन। तो ये करता क्या है? ये बिना अपघटित हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, या कह सकते हैं इस अपक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे पदार्थ को, यानी यहाँ ये जो आयरन है, Fe है, एक उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया? एक उत्प्रेरक हो गया, और यह है इस अपक्रिया की दर को बढ़ा रहा है, यह है इस अपक्रिया की दर को बिना अपघटित हुए, इसमें इसके रासायनिक संयोजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका रासायनिक संगठन वही रहेगा जो अपक्रिया के समय था, और अपक्रिया के जैसा अपक्रिया के समय था वैसा अपक्रिया के बाद भी इसका रासायनिक संगठन होगा। इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन, हाँ ये हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाए, लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा गया, और यहाँ पर इसके कारण इसके दर या इसका दर बढ़ रहा है, इसकी गति बढ़ रही है, यानी अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्प्रेरण। एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए उदाहरण से समझाइए, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो इसका मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना अपघटित हुए किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है, तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। उत्प्रेरण शब्द सन 1836 ईस्वी में सर्वप्रथम बर्जीलियस जी ने प्रस्तुत किया था, दिया था। उदाहरण मान सकते हैं, और भी एक उदाहरण है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NO, इन द प्रेजेंस ऑफ NO ये चेंज हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किस में परिवर्तित हो जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। एक और उदाहरण है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, इसको अगर हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म कर दें तो KCl+O2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? KCl और O2 का। तो यहाँ पर जो एरो के ऊपर ये लिखा गया सब्सटेंस हो गया, पदार्थ हो गया, यह उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका कार्य केवल इतना है कि यह बिना अपघटित हुए इसकी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ये करता क्या है? अपक्रिया की दर को बढ़ा दे। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का डीकम्पोजिशन होना है, अपघटन होना है, तो अपघटन होता है, तीव्र होता है, होगा तो स्लो होगा। अगर हम इसमें MnO2 डाल दें तो इसका जो डीकम्पोजिशन है वो तीव्र हो जाएगा, तेजी से हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी, हमको तेजी से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ MnO2 एक प्रकार का उत्प्रेरक हो गया। अब यहाँ अगर देखें तो ये ठोस रूप में अगर हम डालते हैं तो ये पाउडर हो जाता है। क्या हो जाता है? पाउडर। लेकिन इसका जो रासायनिक संगठन है वह MnO2 ही रहेगा, इसकी भौतिक अवस्था भले ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मानते हैं कि वे पदार्थ जो बिना अपघटित हुए अपक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक, और इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। टाइप ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के प्रकार।
उत्प्रेरण के प्रकार। किसी भी चीज़ को बांटने के लिए हमको आधार की जरूरत पड़ती है। तो अगर देखें तो उत्प्रेरण जैसी घटना को दो आधार पर बांटा जा सकता है। एक तो उनके रेट के आधार पर और एक उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है उनके रेट के आधार पर, दर के आधार पर, या कह सकते हैं उनके नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इस आधार पर उत्प्रेरण को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। एक है होमोजीनस, होमोजीनस कैटालिसिस, और दूसरा है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। होमोजीनस इसको हिंदी में कहेंगे समांगी, समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। और हेट्रोजीनस ये हो गया विषमांगी, विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, होता क्या है? देखें पहले हम लोग देख लेते हैं कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था एक हो। यानी अगर आपका अभिकारक ठोस है तो उत्पाद तथा उत्प्रेरक भी कैसे होना चाहिए? ठोस होने चाहिए। दूसरा, अगर आपका अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस, उत्पाद भी गैस। यानी होता क्या है कि जो तीन कंपोनेंट कार्य कर रहे हैं वे तीनों के तीन एक ही स्टेट में हो, एक ही भौतिक अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहा गया। अब फिर से देख लीजिए परिभाषा क्या है इसकी, कैसे हमको लिखना है। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था अभिकारक और उत्पाद की तरह होती है, अभिकारक और उत्पाद की तरह होती है। ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक और ऐसी घटना को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अभी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैसीय होती है। प्लस ऑक्सीजन, इसकी भी भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैसीय होती है। अब यहाँ पर NO लगा दिया गया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैसीय अवस्था में। और यहाँ पर 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैसीय। देखें ये हो गया हमारा अभिकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद, और ये क्या है? उत्प्रेरक है। तो ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये भी गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्प्रेरण हो रहा है वह एक समांगी उत्प्रेरण है। कैसा उत्प्रेरण है? समांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक, उत्पाद और जो आपका उत्प्रेरक है, इन तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो एक जैसी है। इसीलिए इसे हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। दूसरा, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक और अभिकारक है इनकी भौतिक अवस्था एक दूसरे के जैसी नहीं होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी, क्योंकि हेट्रोजीनस लिखा है, विषमांगी लिखा है। इसलिए यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक इन दोनों की जो भौतिक अवस्था होती है वह एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है। अगर एक सॉलिड में तो दूसरा लिक्विड में, या एक गैस में तो दूसरा सॉलिड में, ऐसा होता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक, और इसके कारण अगर अभिक्रिया की दर को घटाया या बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे हैबर, उदाहरण देख लेते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण अगर होता है तो यहाँ देखें नाइट्रोजन ये भी गैसीय अवस्था में, प्लस हाइड्रोजन ये भी गैसीय अवस्था में। यहाँ पर जो कैटालिस्ट लगता है Fe, ये सॉलिड है। ये क्या है?
सॉलिड है, और यहाँ हो गया NH3, ये तो गैसीय अवस्था में है ही। इस तरह से अब यहाँ देखेंगे ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक है इसकी जो भौतिक अवस्था है ये सॉलिड है, इसलिए यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण होगा। क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरण होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष कल। थैंक्स।